वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वह है जनन स्वास्थ्य। एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। आप उत्तर देना है, आपको एकदम बढ़िया सा शानदार सा आंसर आपको लिखना है। शानदार सा आंसर लिखने के लिए आपको हमारी ये क्लास जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास देखने के बाद आप अपने आंसर को शानदार आंसर में बदल पाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है। शुरू करते हैं भैया। टॉपिक का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या क्या बातें लिखें तो समझें पहले, फिर आप समझ करके जो बातें आपके दिमाग में आए वो लिखें। क्या बात है, क्या खास बात है? देखिए, फर्स्ट लाइन आपको समझनी ये है कि लैंगिक परिपक्वता जो है वह एक क्रमिक प्रक्रम है। क्रमिक प्रक्रम का मतलब रेगुलर चलने वाला प्रक्रम है। यह तब भी जारी रहता है, यह ऐसा नहीं है कि आप लैंगिक रूप से एकदम से परिपक्व हो गए, नहीं, ये जारी रहने वाला प्रोसेस है। ठीक है, यह जारी रहने वाला प्रोसेस है। यह तब भी चलता रहता है जब तक शारीरिक वृद्धि हो रही होती है। जब आपकी लंबाई में, ठीक है, मोटाई में ग्रोथ हो रही होती है, तब भी आप लैंगिक रूप से परिपक्व हो रहे होते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि एक बार कोई लैंगिक रूप से परिपक्व हो गया उसके बाद वह लैंगिक रूप से परिपक्व होना बंद हो जाएगा। नहीं, लैंगिक प्रक्रम जो है, लैंगिक परिपक्वता जो है वह एक क्रमिक चलने वाला, ठीक है, प्रक्रम है। कैसे भाई? समझे इस बात को कि लेकिन लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन योग्य हो जाए या फिर गर्भ धारण योग्य हो जाए। ठीक है, फिजिकली आप मैच्योर हो गए, शारीरिक रूप से आप परिपक्व हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए। शब्दों में अंतर है। शब्दों को अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि शारीरिक रूप से लंबाई बढ़ गई है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ गई है, आप बड़े हो गए हैं, आप मोटे हो गए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आप में लैंगिक परिपक्वता आ चुकी है। ऐसा नहीं है। लैंगिक परिपक्वता से क्या तात्पर्य है कि लैंगिक क्रियाओं से संबंधित समस्त जानकारी तथा उसका निर्वहन करने की क्षमता, ठीक है, उस लैंगिक क्रियाओं से संबंधित आपके निर्णय लेने की जो क्षमता अगर आप में विकसित हो चुकी है, तब आप जाके कहेंगे कि अमुक व्यक्ति जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व है। शारीरिक रूप से परिपक्व होना अलग बात है, लैंगिक रूप से परिपक्व होना अलग बात है। समझ गए होंगे बात को कि लैंगिक रूप से परिपक्वता में कौन कौन सी बातें आती हैं, कि आप लैंगिक क्रियाओं के बारे में कितना जानते हैं, आप लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में कितना जानते हैं, आप लैंगिक क्रियाओं के बाद में जो आपके ऊपर आने वाली जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में कितना सचेत हैं। ठीक है, आप अपने साथी के शारीरिक क्षमता तथा उसके निर्वहन की क्षमता जो है उसके बारे में आपको कितना पता है, या उन लैंगिक क्रियाओं के कारण जो माता के शरीर पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या साधन आप इसके लिए अपना सकते हैं, ये सारी बातें अगर आप लोगों के दिमाग में आ चुकी हैं, अगर व्यक्ति विशेष के दिमाग में आ चुकी हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे बच्चा? लैंगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, शारीरिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होने के बाद भी वह लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता। तो ये बात इसमें आप पढ़ेंगे कि बल्कि लैंगिक परिपक्वता तब वास्तविकता में होती है जब हमारा शरीर एवं मस्तिष्क, ध्यान से सुनेंगे, कि लैंगिक परिपक्वता तब वास्तविकता में होती है जब हमारा शरीर एवं मस्तिष्क लैंगिक क्रियाओं को एक उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करे, उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करे, लैंगिक क्रियाओं का उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करे अगर कोई व्यक्ति, तब ही उसको हम लैंगिक परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। ये नहीं कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति अगर परिपक्व है तो उसको हम लैंगिक परिपक्व व्यक्ति कह देंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि लैंगिक परिपक्वता तब वास्तविकता में होती है जब हमारा शरीर एवं मस्तिष्क, ब्रेन, सोचने वाली बात है,
लैंगिक, जब हमारा शरीर एवं मस्तिष्क लैंगिक क्रियाओं को एक उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करें तथा इनमें इन क्रियाओं के प्रति वैचारिक मजबूती, समझ आदि विकसित हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे बच्चा? लैंगिक रूप से परिपक्व कहेंगे। उनका मस्तिष्क जो है वो लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रण करना जानता हो, लैंगिक क्रियाओं के प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में जानता हो, लैंगिक क्रियाओं से संबंधित सावधानियों के बारे में जानता हो, लैंगिक क्रियाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में सचेत हो, ठीक है, लैंगिक संक्रमण से सचेत हो और भविष्य के बारे में वह जानता हो, ठीक है, कि उनके भविष्य में उस लैंगिक क्रिया करने के बाद उसके ऊपर कौन कौन से उत्तरदायित्व आ सकते हैं तथा वह इन उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार से कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सभी बातों की समझ अगर उस व्यक्ति में डेवलप हो गई है तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं बच्चा? लैंगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कह सकते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, यौन क्रियाओं से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यौन क्रियाएं जो होती हैं उनसे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कि यौन क्रियाएं जो होती हैं, लैंगिक क्रियाएं जो होती हैं, उनसे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, ठीक है, उनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लैंगिक क्रियाओं से या यौन क्रियाओं से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। एक नंबर की बात यहाँ से आती है। एक नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यौन क्रियाओं में जब भी यौन क्रियाएं होती हैं उसमें प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। यौन क्रियाओं में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इन क्रियाओं के कारण अनेक रोग संचरित भी हो सकते हैं। ये समझ भी विकसित होना जरूरी है। अनेक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकते हैं। नर से मादा में संचरित हो सकते हैं, मादा से नर में संचरित हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? यौन क्रियाओं में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। यौन क्रियाओं में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इन क्रियाओं के कारण अनेक रोग संचरित हो सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक संचरण रोग कह सकते हैं। इन्हें लैंगिक संचरण रोग कहते हैं, STD कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एग्जाम्पल, आप लोगों से यहाँ से कुछ प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। बातें ध्यान में भी रखें और प्रश्न क्या क्या बनते हैं उनको भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, वायरस जनित, देखिए समझिए, वायरस ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस जनित और यौन क्रियाओं के दौरान लैंगिक संचरण रोग यौन क्रियाओं के कारण एक दूसरे में फैलते हैं, संचरित होते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? वायरस जनित लैंगिक संचरण रोग कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मस्सा, वार्ट। वार्ट क्या है? STD डिजीज है, लैंगिक संचरण रोग है। मस्सा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। HIV एड्स वेल नोन डिजीज है, ये सब लोग जानते हैं इसको। एड्स के बारे में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का पूरा नाम होता है। तो दो डिजीज ऐसी यहाँ पर आपके कोर्स में हैं जो वायरस जनित होती हैं, वायरस से होती हैं, लेकिन फैलती कैसे हैं? यौन क्रियाओं के द्वारा, लैंगिक संचरण से ये फैलने वाली बीमारियां हैं, वायरस जनित बीमारियां। और जीवाणु जनित ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं, क्या नाम है? गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया व सिफिलिस रोग जो होते हैं वो यौन क्रियाओं के कारण होते हैं, फैलते हैं, और जीवाणु जनित, जीवाणुओं के कारण ये रोग होते हैं। सॉरी। अब देखिए बचने के उपाय क्या है? बचने के कई उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इसमें एक और उपाय बताया है। एक उपाय के बारे में यहाँ चर्चा की है, शीशन के लिए आवरण। अगर शीशन के लिए आवरण का उपयोग किया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडोम कहते हैं, तो कंडोम के प्रयोग के द्वारा इन रोगों से बचा जा सकता है।
ठीक है, अब और देखिए जनन स्वास्थ्य में आपको क्या लिखना है कि गर्भधारण रोकने के तरीके। देखो, लैंगिक परिपक्वता से मतलब ये है कि लैंगिक क्रिया करने वाले व्यक्ति विशेष को ये पता होना चाहिए कि किस अवस्था में या कब गर्भ धारण करना है। ठीक है, लैंगिक क्रियाओं के कारण गर्भ धारण करना किस अवस्था में सही है, या उसका शरीर जो होता है वह गर्भ धारण के योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वह लैंगिक क्रिया करना चाहता है तो उस स्थिति में गर्भ धारण को रोकने के लिए भी कई प्रकार के उपाय हैं। कौन कौन से हैं? गर्भ धारण को रोकने के तरीके क्या हैं? एक तो है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर यांत्रिक अवरोध से क्या तात्पर्य है कि ऐसे साधन जो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकते हैं उन्हें यांत्रिक अवरोध कहते हैं। ठीक है, नर के जो शुक्राणु हैं उनको अंड कोशिका तक पहुंचने से जो रोकते हैं ऐसे साधन कहलाते हैं यांत्रिक अवरोध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यांत्रिक अवरोध कहलाते हैं। उनमें से उनका एक एग्जाम्पल है कंडोम का प्रयोग करना। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या खास बात है? हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करना। हार्मोन संतुलन जो है उसको परिवर्तित करना, उसको बदलना। देखिए, इसमें हार्मोन संतुलन जो होता है यह है स्वास्थ्य के लिए वैसे हानिकारक प्रभाव डालता है, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद भी यह क्या करता है? गर्भधारण को रोकता है। यानी कि इससे यह गर्भधारण को रोकने का उद्देश्य तो पूरा हो जाता है। देखिए, हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करना दूसरा तरीका है। इससे अंड कोशिका का मोचन नहीं होता। जो मादा जो है उसके शरीर में अंड का मोचन नहीं होता। अंड गर्भाशय से जो अंडाणु जो है वो निर्मुक्त नहीं होता है। ठीक है, दूसरी अतः अगर अंडाणु नहीं आएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और अगर निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, और युग्मनज नहीं बनेगा तो कहने का मतलब क्या है? गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, तो हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के लिए दवाइयाँ या गोलियाँ काम में ली जाती हैं। क्या काम में ली जाती हैं? दवाइयाँ या गोली जो होते टेबलेट्स, हार्मोन्स की टेबलेट्स वो काम में लेते हैं, जिसके कारण गर्भधारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अन्य युक्तियां हैं महिलाओं के लिए हैं। ये कॉपर्टी या लूप का प्रयोग जो है, अगर महिलाएं कॉपर्टी या लूप का प्रयोग करें तो अवांछित गर्भधारण से अपने आप को बचा सकती हैं, रोक सकती हैं। नेक्स्ट, पुरुषों में पुरुष जो होते हैं उनकी शुक्र वाहिकाओं को अगर अवरुद्ध कर दें। शुक्र वाहिकाएं कौन सी होती हैं? कि भाई वृषण जो होते हैं, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। इन वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र जनन मार्ग तक लाने वाली जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। अगर इन शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु जो होते हैं वृषण से निषेचन स्थल तक नहीं पहुंच पाते, इस प्रकार गर्भधारण नहीं होता है। एक और तरीका क्या है? मादा जो होते हैं पुरुष या महिलाएं जो होती हैं, जिसको अपन मादा कह सकते हैं, कि अंडवाहिनियां जो होती हैं उसको अवरुद्ध कर दें। भाई शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दो, चाहे अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दो, दोनों में से किसी को भी, एक को भी अवरुद्ध कर देंगे ना तो फिर निषेचन की क्रिया बाधित हो जाएगी। निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा बच्चा? गर्भधारण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार अवांछित गर्भधारण से बचा जा सकता है। ठीक है, जिससे अंडाणु क्या है? शुक्र गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा, निषेचन नहीं होगा। इसके अलावा शल्य क्रिया है, उसके द्वारा भी अवांछित गर्भ से बचा जा सकता है। और गर्भपात की क्रिया, गर्भपात के द्वारा भी अवांछित गर्भ से बचा जा सकता है। लेकिन गर्भपात जो है उसका उपयोग ज़्यादातर विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। ठीक है, कभी भी हमें इस आधार पर कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, ठीक है, लड़की होने के आधार पर अगर किसी गर्भ को गिराया जाता है या गर्भपात करवाया जाता है, वह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है और एक
सामाजिक दृष्टि से भी एक तरह से यह गलत है। इसलिए गैर कानूनी गर्भपात से बचना चाहिए। ठीक है, तो आप जनन स्वास्थ्य के बारे में आपने आज की क्लास में पढ़ा, समझ में आया, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।